वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। योजना विश्लेषण के सितंबर माह के अंक में हम सितंबर माह की ये जो योजना है केंद्रीय बजट 2024-25 इसके पहले खंड को या पहले पार्ट को हम देखेंगे। इसमें हम अगर देखें तो 3 मुद्दे हैं। इस बार की जो योजना है सितंबर की वो तकरीबन जो है 11 उसमें पार्ट हैं, जिसमें 11 लेख हैं, जिसमें से 9 महत्वपूर्ण हैं और उसको हम 3 पार्ट में करेंगे। जिसमें पहले पार्ट में हम संपादकीय देखेंगे जो विकसित भारत की ओर है। संपादकीय इसलिए देखते हैं क्योंकि इससे उस पूरी योजना में क्या है वो आप जान जाते हैं और एग्जाम के समय ये आपके लिए मददगार होता है। दूसरा है सार्वजनिक वित्त और विकास, भारत की बजटीय प्राथमिकताओं का मूल्यांकन। देखिए, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार जब अपना बजट जुलाई में प्रस्तुत किया तो उस बजट में उन्होंने 9 प्राथमिकताएं गिनाई थी। बजट की 9 प्राथमिकताएं हैं। उन्हीं 9 प्राथमिकताओं पर एक राजस्व विभाग भारत सरकार में अवर सचिव हैं, उनका लेख है और बड़ा बढ़िया से उन्होंने पूरे बजट के बारे में समझाया है। तो अगर आप कुछ नहीं पढ़ पाए योजना में तो ये 2 ही पढ़ लेंगे तो आपको बजट के बारे में, इस योजना के बारे में जो कुछ है वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद के जो लेख हैं वो किसी न किसी पार्टिकुलर पार्ट को लेकर, अब जैसे ये बुनियादी ढांचा और विकास के लिए उसमें निवेश है तो उसमें डिटेल से बताया गया है। हम दूसरे पार्ट में रोजगार और अन्य पहलू को देखेंगे, कौशल विकास को देखेंगे, सामाजिक न्याय को देखेंगे, तो वो वाले पहलू भी जो है अलग अलग पार्ट में है। फिर इसके बाद कृषि है, ऊर्जा है, तो वो जैसे प्राथमिकताएं जिन जिन की है उनको उसमें डिटेल में बताया गया है। लेकिन ये शुरू के ये जो 2 है इनको तो एक तो संक्षेप में मिल जाएगा और अगर कुछ भी ना हो तो ये जो दूसरा वाला है उसको जरूर ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। तो बजट के बारे में जो योजना में कहा गया उससे आपका काम चल जाएगा। बाकी डिटेल में भी पढ़िएगा क्योंकि उसमें थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी रहेगी। आइए चलिए देखते हैं विकसित भारत की ओर। तो देखिए, भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इस क्रम में केंद्रीय बजट 2024-25, बजट को 24-25 क्यों करते हैं? क्योंकि ये 1 अप्रैल 2024 से शुरू होगा, 31 मार्च 2025 तक के लिए ये रहता है, वित्तीय वर्ष से बोलते हैं, तो बजट भी उसी के लिए होता है। इसमें विनिर्माण, सेवा क्षेत्रों में वृद्धि और विकास के लिए एक व्यापक रोड मैप तैयार करता है। ये कह रहे हैं कि क्यों तैयार करता है? क्योंकि इससे आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। किसकी? विनिर्माण की और सेवा क्षेत्रों की। क्योंकि सेवा क्षेत्र में हमारे विकास में सबसे ज़्यादा योगदान है और विनिर्माण जो है उसका जो है वो लेबर फोर्स अपने पास ला सकता है जो कि कृषि क्षेत्र से निकले हुए हों, या जो एक्सेस लेबर कृषि क्षेत्र से निकल सकता है वो विनिर्माण क्षेत्र, खासतौर से उसमें भी एसएमई सेक्टर उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। और ये जो बजट है वो 4 प्रमुख समूहों पर बात करता है: गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता। प्रधानमंत्री इसी को 4 जातियां कहते हैं कि पूरा बजट या उनकी पूरी सरकार की मंशा इसी 4 समूह पर है: गरीब पे, महिला पे, युवा पे और किसान पे। अगर देखा जाए उद्योग के क्षेत्र में तो समर्थ उद्योग, भारत 4.0 यानी इसको आप कह सकते हो कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पीएलआई योजना जैसे पहलों का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है और 2025 तक जीडीपी में इसके हिस्सेदारी को 25% तक लाना है। हालांकि अभी इसकी हिस्सेदारी 17 से 18% के आसपास है, तो ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी लक्ष्य है तो है। दूसरा है स्वचालित और प्रक्रिया संचालित विनिर्माण की ओर अग्रसर होना है। सही दिशा में एक कदम है क्योंकि भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने में ये इसे सक्षम बनाएगा। साथ ही में ये बात कहा गया है कि ये तो विनिर्माण हो गया, साथ ही में ये कहा गया है कि भारत को विनिर्माण के लिए और विकास के लिए एक बेहतर रोजगार की ज़रूरत है, क्योंकि भारत की स्थिति कहीं ऐसा न हो जाए कि वह जॉबहीन या बेरोजगार यानी रोजगार विहीन विकास की तरफ हो जाए, जैसी आशंका इकोनॉमिक सर्वे में की गई है कि कहीं ना कहीं जॉब की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और चुनाव में भी ये बात मुद्दा दिखा था और उसका परिणाम भी भुगतना पड़ा सरकार को। इसलिए इसमें सरकार ने व्यापक कौशल विकास पहल किया है, क्योंकि देखिए कौशल हमारे यहाँ पे ये देखा गया, अध्ययन आया है बहुत सारा कि हमारे यहाँ जितने युवा हैं उसमें से लगभग
40-44% युवा के पास ऐसा कौशल नहीं है जो कि उनको जॉब दिला सके। तो ऐसे में उन्हें कौशल दिलाना भी, उन्हें इस तरह का कौशल दिलाना कि वो जॉब प्राप्त कर सकें, वो महत्वपूर्ण है। इसके लिए 5 साल की अवधि में लगभग 20 लाख युवाओं को सशक्त बनाना है। इस प्रयास में हब एंड स्पोक मॉडल के माध्यम से 1000 ITI, हब एंड स्पोक मॉडल, ये हब हुआ और ये स्पोक हुआ, जैसे पहिए के तीलियां हैं, ठीक है। तो कोई एक इंडस्ट्री होगा, उस इंडस्ट्री के आसपास कई सारे ITIs बनाए जाएंगे, यानी कोई इंडस्ट्रियल क्षेत्र होगा या कोई इंडस्ट्री होगी, कोई कंपनी, उसके आसपास कई सारी ITIs बनाई जाएंगी और इस तरह से लगभग 1000 ITI निजी क्षेत्र के साथ बनाई जाएगी, जिसमें निजी क्षेत्र के साथ भी सहयोग किया जाएगा। सेवा क्षेत्र में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 50% से अधिक की इसकी भागीदारी है। इसमें वृद्धि की और भी संभावना है। इसको लेकर डिजिटल प्रौद्योगिकी और संस्थागत ढांचों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया जैसे पहलों में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे सेवा क्षेत्र हाल के वर्षों में दोहरे अंक में बढ़ रहा है। हालांकि अभी दोहरा अंक नहीं है, लेकिन दोहरे अंक में बढ़ रहा है, ऐसा इनका मानना है। केंद्रीय बजट 2024-25 में इन क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्धता को फिर से मजबूत किया गया है, जिसमें विनिर्माण और सेवाओं सहित प्राथमिकता वाले 9 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यानी पूरे बजट में 9 प्राथमिकताओं वाले जो है केंद्र को किया गया है। और इस बजट का जो उद्देश्य है, ग्रामीण आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है, सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना है। केंद्रीय बजट 2024-25 विनिर्माण में, सेवाओं में, डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के आर्थिक विकास के लिए एक आशाजनक मार्ग तैयार करता है, ठीक है। और इस पहल में जो ये बजट में है, इसमें विकास और रोजगार को बढ़ावा देने की क्षमता है, लेकिन उसकी सफलता प्रभावी कार्यान्वयन और संभावित बाधाओं को दूर करने पर ही निर्भर करती है। ऐसा मतलब ये बात, जब अगर आप उसकी समस्याएं अगर दूर करेंगे तभी ये संभव हो सकती है, ऐसा इस योजना के संपादकीय में कहा गया है। दूसरा जो मेन आर्टिकल, मैं मेन इसलिए क्यों कह रहा हूँ क्योंकि इसमें जो बातें कही गई हैं अन्य लेखों में हालांकि उससे ज़्यादा बातें कही गई हैं। यानी अब जैसे इसमें कोई रोजगार और कौशल विकास है, तो इसमें थोड़े में कही गई होगी, बजट की जो थोड़े में है, और जो किसी ने लेख लिखा है उसमें उस पूरे को, उसके अन्य पहलू को समझाया है। लेकिन ये है कि कुछ न मिले, कुछ इस योजना को पढ़ना हो, अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ ये वाला आर्टिकल आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें उसका सार है, निचोड़ है। मैं कहूँ कि योजना का सार संपादकीय में रहता है, लेकिन एक्चुअल में उसका सार इसमें है, और ये है सार्वजनिक वित्त और विकास, भारत की बजटीय प्राथमिकताओं का मूल्यांकन। देखिए भारत में कौन कौन सी प्राथमिकताएं बजटीय है। कृषि और में प्राथमिकता 1 है, कृषि में उत्पादकता, लचीलापन लाना है। प्राथमिकता 2 है रोजगार और कौशल। प्राथमिकता 3 है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। 4 है विनिर्माण और सेवा क्षेत्र। 5 है शहरी विकास। 6 है ऊर्जा सुरक्षा। 7 है बुनियादी ढांचा। 8 है नवाचार, अनुसंधान और विकास। और 9 है अगली पीढ़ी के सुधार, जो भारत को आने वाली ज़रूरतों के लिए, आने वाली चुनौतियों के लिए, आने वाले अवसरों के लिए तैयार करेंगे। तो इन्हीं 9 प्राथमिकताओं को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले परिचय के रूप में देखें तो देखिए 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 7वां केंद्रीय बजट पेश किया। ये ऐतिहासिक है, 7वां अगर तो अभी नहीं किया है, और यह जो है गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता या इसे किसान, इन्हीं 4 वर्गों पर ये केंद्रित है, ये पूरा बजट का। और इसे भारत के प्रधानमंत्री का कहना है कि ये भारत के विकास, भारत का जो विकास है, ये जो विकास का महल खड़ा हो रहा है, उसके ये 4 पिलर हैं। अगर ये चारों पिलर मजबूत होंगे तभी भारत का विकास मजबूत होगा। जो गरीब है अगर वो सशक्त होगा, महिला है वो सशक्त होगी, युवा है वो सशक्त होगा, और किसान है वो सशक्त होगा, तभी जाके भारत हम जो अपना सपना देखे हैं 2047 में विकसित होने का, वो पूरा होगा। ऐसे में इस बजट का जो उद्देश्य है वो रोजगार का सृजन करना है, कौशल का विकास करना है, एसएमईज को बढ़ाना है, मध्यम वर्ग को सशक्त बनाना है, क्षेत्रीय विकास को संतुलित करना है और कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाना है। और इन सब के लिए 9 प्राथमिकताएं तय की गई हैं, जिसमें से रोजगार, कौशल विकास, एसएमई, कृषि, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के अवसर, क्षेत्रीय विकास, ऊर्जा सुरक्षा, नवी पीढ़ी सुधार, ये जो अभी देखे हैं वो सब इसके लिए लाया गया है।
तो आइए जरा सा देखते हैं। प्राथमिकता 1, कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, मतलब रिसाइलेंट या मजबूती। ठीक है, भारतीय कृषि जो है, देखा जाए कृषि के महत्व को देखा जाए भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसकी है क्योंकि ये रोजगार में 42.3% का और देश के सकल घरेलू उत्पाद में 18.2% का योगदान देती है। और ये उन लोगों को रोजगार देती है, उन लोगों को ये करती है जो कि समाज में सबसे देखा जाए तो ज़्यादातर निचले तबके के लोग हैं, उनको ये ज़्यादा सहारा या रोजगार प्रदान करती है। ये इतना ज़्यादा रोजगार देना ये कृषि के लिए अच्छी भी बात है, मतलब यह कृषि के महत्व को भी दर्शाता है, लेकिन कृषि के लिए ये चुनौती भी है। और कहीं ना कहीं ये जो उसको कहते हैं ना कि एक प्रचंड बेरोजगारी वाली स्थिति है, और सरकार इसको निकाल के विनिर्माण और अन्य एसएमई सेक्टर में ले जाने की कोशिश लगातार कर रही है, क्योंकि यही प्रक्रिया रहती है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम अपने कृषि के में ही उस स्तर की प्रौद्योगिकी को अपना लें या नवीन चीज़ों को अपना लें, तो संभवतः हमारे कृषि में भी जो है लेबर फोर्स की आय बढ़ सकती है। खैर छोड़िए, बजट इसमें नहीं है, वो कहीं कोई और कह रहा, विषयांतर हो जाएगा। इसके विशेष महत्व को देखिए, समझते हुए बजट में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के, किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को अधिक उत्पादक बनाने, सस्टेनेबल या टिकाऊ बनाने और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीला या रिसाइलेंट बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और इसके लिए बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर 1,52,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। इसमें क्या करना है, देखिए, कृषि अनुसंधान में बदलाव। सरकार को या ये माना जाता है कि कृषि उत्पादकता और जलवायु अनुकूल अगर फसल नहीं चाहिए तो उसके लिए अनुसंधान में बढ़ावा देना पड़ेगा, और इसके लिए सरकार कृषि अनुसंधान में व्यापक सुधार का निर्णय ली है। उसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को कृषि अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता देने की बात है, और प्लान है कि 32 फसलों की 109 नई किस्में, 32 जो फसल हैं उनकी 109 नई किस्मों को जो कि उच्च उपज वाली हों और जलवायु के प्रति अनुकूल हों, ऐसी फसलें किसानों को उपलब्ध कराई जाए। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन। देखिए, भारतीय प्राकृतिक खेती बगैर रसायन के की जाती है और गाय आधारित खेती होती है। ऐसे में, और हाँ, बगैर रसायन और कीटनाशकों की होती है और गाय आधारित खेती है। ऐसे में यह जलवायु अनुकूल होती है, लागत इसकी कम होती है। इसको ध्यान में रखते हुए बजट में अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो कि प्राकृतिक खेती का प्रमाणीकरण कर सके और ब्रांडिंग के माध्यम से किसानों की मदद कर सकें। तो ये जो है एक प्रमुख पहलू बजट में है। साथ ही साथ दलहन और तिलहन उत्पादन में भी आत्मनिर्भरता लाने की बात बताया गया है बजट में। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो वर्तमान में हम 4.4 मिलियन टन दालों का आयात करते हैं। दलहन जो होती है वह स्वास्थ्य के लिए, प्रोटीन है तो जरूरी तो है ही है, वो मिट्टी के स्वास्थ्य और गुणवत्ता के लिए भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी दलहन को हम बड़े पैमाने पर हमें दलहन का आयात करना पड़ता है। इसी तरह से तिलहन जो भी है, तेल है, खाद्य तेल है, उसका भी हम बहुत अधिक आयात पर निर्भर हैं। ठीक है, अगर हम यूक्रेन से, हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, क्योंकि पहले यूक्रेन से सूर्यमुखी का तेल सबसे ज़्यादा भारत जो है सूर्यमुखी का तेल यूक्रेन से मंगाता था, तो कहीं ना कहीं यूक्रेन और रूस युद्ध से इस तरह के खाद्य तेलों पर भी संकट है, और खाद्य तेलों की कीमत तो आप जग जाहिर है। तो ऐसे में इनके बजट में ये किया गया है कि उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करने के लिए दलहन तिलहन, इसके जरिए दलहन तिलहन में आत्मनिर्भरता लाना है। और एक पहलू है सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला। सब्जी उत्पादन की आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देना है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो फलों और सब्जियों में 256 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन करके भारत वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पे है, चाइना के बाद। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन इनसे जुड़ी अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और अपर्याप्त बाजार संपर्क के कारण ज़्यादातर इसकी सब्जी कटाई के बाद नुकसान होती है। इस समस्याओं के समाधान के लिए इसमें प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के पास बड़े पैमाने पर क्लस्टर, सब्जियों का क्लस्टर विकसित करने की योजना है, ताकि सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए किसान उत्पाद संगठनों, सहकारी समितियों, स्टार्टअप आदि को बढ़ावा
दिया जा सके। तो ये कृषि आधारित बात है और कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का भी पहलू शुरू करने की बात की गई है, जिसे लागू भी कर दिया गया है। इसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए कृषि के उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और लाभप्रदता के सुधार के लिए कृषि से जरूरी निर्णय लेने में इसमें मदद मिलेगी। बजट में केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में 400 जिलों में खरीफ के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू की है। इसके बाद आगे अगले साल और भी होगा, तो इस साल के लिए 400 जिलों में है, ये किया गया है। और इसी बजट में झींगा उत्पादन और निर्यात पर भी बल दिया गया है। तो कृषि के लिए इस लेख में इतना ही है, लेकिन अभी पूरा कृषि पर एक आर्टिकल ही है योजना में, जो पार्ट 3 में आप देखेंगे, ठीक है। लेकिन संक्षेप में आपको कृषि के बारे में बजट में क्या है ये पता चल गया। दूसरी प्राथमिकता वो है रोजगार और कौशल विकास। रोजगार और कौशल विकास क्यों? क्योंकि यह वह क्षेत्र है जो कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में छूट रहा है। हालांकि जो NSSO का पीरियाडिक लेबर फोर्स का सर्वेक्षण है वो तो बता रहा है कि बेरोजगारी दर 3.2% की है, जो पिछले भी है, लेकिन उसमें कई सारी समस्याएं हैं। समस्याएं ये हैं कि वो फैमिली लेबर्स को भी रोजगार के रूप में इकट्ठा मान लेता है, जबकि वास्तविकता स्थिति है कि भारत में बेरोजगारी की स्थिति संरचनात्मक कमी है। संरचनात्मक कमी क्या है कि एक तो हमारे यहाँ पे जो सर्विस इंडस्ट्री है उसमें वो ज़्यादा अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही है, और लेकिन जो ज़्यादातर रोजगार है वो कृषि क्षेत्र में है। और लाख कोशिश के बावजूद अब तक जो है विनिर्माण उस तरह से प्रयास ऊपर नहीं उठ पाया है जितना होना चाहिए। और रोजगार में हमारे जो लोग हैं, जो युवा है, खासतौर से जो 31 साल तक का युवा है, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी भी एक समस्या है, क्योंकि 40% के आसपास अनुमान बताते हैं कि युवा के पास स्किल नहीं है रोजगार पाने का। तो ऐसे में इस बजट में रोजगार और कौशल विकास दोनों पर ध्यान दिया गया है। देखिए, बजट में रोजगार और कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ के आवंटन, कृषि के लिए 1,54,000 करोड़ है और रोजगार और कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। 5 योजनाएं हैं और पहले हैं जिसे प्रधानमंत्री की पैकेज की है, और इसका लक्ष्य है कि 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को इससे लाभ मिले। 5 साल में इसी प्रधानमंत्री के 5 पैकेज के जरिए 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त करना है, और इसके लिए इस बजट में 2 लाख करोड़ का आवंटन है। इसमें कुछ योजनाएं हैं। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को इसमें है कि पहली बार काम करने वालों के लिए है। इससे अनुमान है कि इसमें जो पहली बार जिनको काम देगी वो कंपनी, तो उसमें जो 15,000 रुपये तक का जो है सरकार उसके अकाउंट में 3 बार में जमा करेगी। इससे क्या होगा कि कंपनी वाले को भी कुछ फायदा होगा और लोगों को भी होगा। इससे उम्मीद है कि 2.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ख, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए है। इससे 30 लाख युवाओं को लाभ पहुंचना है। ये भी उसी तरह की डिटेल, चूंकि आर्टिकल अभी हम उसमें जो रोजगार वाले में है उसमें खूब डिटेल में है, तो इसमें वहां पढ़ा देंगे। तीसरा है रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ग, यह नियोक्ताओं को कि जो लोग अपने यहाँ पे EPFO में या फॉर्मल रोजगार देंगे उनको सहायता दी जाएगी, और इस तरह से 50 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। कौशल विकास और ITI को अपग्रेड करने की योजना, प्रधानमंत्री पैकेज के तहत 20 लाख युवाओं को 5 वर्ष की अवधि में कौशल प्रदान करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो इसे उसमें ITI और हब एंड स्पोक मॉडल बनेगा। जैसे कोई इंडस्ट्री है उसके आसपास ITI डेवलप की जाएगी, इंडस्ट्री से समझ के उनका ट्रेनिंग मॉड्यूल सिखाया जाएगा। जो प्रमुख महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं वो ITI के टीचरों को ट्रेनिंग देंगी, और उसमें उद्योग जगत के भी लोग रहेंगे, जिससे कि हमारे जो युवा हैं उनका कौशल उद्योग जगत की जो जरूरतें हैं उनके अनुसार किया जा सके। शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप, देखिए भारत की शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के माध्यम से 5 वर्षों में 21 से 24 आयु के 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान करने की योजना है। इसमें उनको 5,000 रुपये महीना भी दिया जाएगा, और उनसे जो कंपनियों से उम्मीद है कि वो 6,000 रुपये महीना इंटर्नशिप को दोगे, जिसको वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अगला है प्राथमिकता समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। देखिए, इस वर्ष का बजट विशेष रूप से किसानों, युवाओं और महिलाओं और गरीबों के व्यापक और समावेशी विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इस दिशा में कुछ प्रमुख पहल है, जैसे सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए संतृप्त दृष्टिकोण, सैचुरेशन अप्रोच, यानी कि जिसे लाभ दिया, कोशिश करना चाहिए कि कोई भी एक व्यक्ति
छूटे ना, सभी को इस जो योजना चल रही है उस योजना में सभी को शामिल करना है। इसे संतृप्त दृष्टिकोण या सैचुरेशन अप्रोच कहा जाता है और ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। पूर्वोदय, पूर्वी राज्यों को, पूर्वोत्तर के नहीं, पूर्वी राज्यों के लिए, जैसे उसमें बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, इन राज्यों की जो खराब स्थिति है, प्रदर्शन है, उसके लिए पूर्वोदय नामक एक योजना इस बजट में शुरू की गई है। महिलाओं के नेतृत्व में विकास, महिलाओं को रोजगार के लिए या उनको आगे लाने के लिए जो है महिलाओं को प्रशिक्षण और इस तरह से उनके लिए क्रेच आदि की व्यवस्था है, ताकि जो कामकाजी महिलाएं हैं उन्हें परिवार और काम में बैलेंस करने में आसानी हो सके, इसे किया गया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना है। ये जनजातियों के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए एक योजना है, जिसमें लगभग 63,000 गाँव में इसको, जो जनजाति बहुल गांव हैं वहां पे इसे संचालित किया जाएगा और उम्मीद है कि 5 करोड़ जनजातियों को इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, अगला इस देखिए, इसी जो समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आवास के लिए वित्त पोषण में वृद्धि की गई है। जैसे बजट में शिक्षा के लिए आवंटन 12% बढ़ाकर 1,20,000 करोड़ कर दिया गया है। स्वास्थ्य सेवा के लिए वित्त पोषण 15% बढ़ाकर 3,80,000 करोड़ कर दिया गया है। आवास की जरूरतों के लिए केंद्र सरकार पीएम आवास योजना शहरी और ग्रामीण के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण की करेगी, जिसमें ग्रामीण के तहत 2 करोड़ और शहरी जो है पीएम आवास शहरी के तहत 1 करोड़ के लिए व्यवस्था की गई है। प्राथमिकता 4 है विनिर्माण और सेवा क्षेत्र। देखिए, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को पुनर्जीवित करना बजट की एक प्रमुख प्राथमिकता है। प्रमुख पहलों में शामिल है एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना, यानी जो एमएसएमई है, जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, ये अध्ययन बताते हैं कि हमारे एमएसएमई सेक्टर का जीडीपी में योगदान जो है 40% के आसपास है, लेकिन फॉर्मल ऋण में 20% है। नौकरियों देने में जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है बड़े नो है, उनसे ज़्यादा उनका योगदान है, लेकिन ऋण में नहीं है। क्यों है? क्योंकि उनके पास उस तरह से कोलेट्रल या इस तरह की चीज़ें नहीं है। तो पहले तो एमएसएमई के लिए कोलेट्रल फ्री सस्ता ऋण देने की बात की जा रही है। दूसरा है एमएसएमई ऋण के लिए जो मूल्यांकन मॉडल है, जैसे एमएसएमई ऋण के लिए जाते हैं तो देखते हैं इनके पास एसेट कितना है, इनका बुक वैल्यू कितना है, उसके जगह डिजिटल फुटप्रिंट को लेकर मॉड्यूल चेंज किया जाएगा ताकि एसएमई सेक्टर आसानी से ऋण प्राप्त कर सके। एक ट्रेड्स करके एक प्लेटफॉर्म है जिसमें जुड़ने वाले एसएमईज अपने रिसीवेबल को वो उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, यानी उसको लिक्विडेट करके पैसा ले सकते हैं। इससे उनकी पूंजी, वर्किंग पूंजी बढ़ जाती है। तो इसमें से सुधार करके ज़्यादा से ज़्यादा एसएमईज को इसमें जोड़े रखने की व्यवस्था बजट में की गई है। साथ ही में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अन्य योजनाएं भी चलाई गई हैं, जैसे औद्योगिक पार्क है। 100 से ज़्यादा औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, अभी जिसमें 12 की बातें कही गई है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए किराए के लिए आवास बनाए जाएंगे। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का अनुप्रयोग किया जाएगा। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को भी और आगे बढ़ाया जाएगा और स्टार्टअप को भी बढ़ावा देने पर बल दिया जा रहा है। तो ये प्राथमिकता 4 विनिर्माण और सेवा क्षेत्र से जुड़ा है। प्राथमिकता 5 शहरी विकास से है। देखिए, सरकार की बजट में प्रस्तावित पहलों का उद्देश्य शहरों को विकास के केंद्र के रूप में विकसित करना है, यानी शहर जो हैं उनको डेवलपमेंट का केंद्र बनाना है। और इससे क्या होगा? रोजगार सृजित करना है, शहरी स्थिरता को बढ़ाना है, यानी सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाना है, और साथ ही साथ शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। शहरों को रोजगार का केंद्र बनाना है, उन्हें शहरी सस्टेनेबिलिटी का केंद्र बनाना है और उसकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार शहरों को विकास केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद करेगी। शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास करेगी। जो पुराने शहर हैं, जो पहले से बसे शहर हैं, उनको ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट किया जाएगा। पारगमन उन्मुख विकास किया जाएगा। आवागमन के लिए बेहतर हो उस ऐसा बनाया जाएगा, यानी जहाँ पे लोगों का आना जाना आसान हो जाए। और सरकार अगले 5 वर्षों में शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए 1 करोड़ घर बनाने के लिए 10 लाख करोड़ का निवेश करेगी। जो प्रधानमंत्री आवास योजना में देख रहे थे कि वो शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ एक्स्ट्रा बनाया जाएगा, शहरी क्षेत्रों में अगले 5 साल में 1 करोड़ है, जिसमें
कुछ घर बना के दिए जाएंगे और कुछ लोगों को जो गरीब या मध्यम वर्ग हैं वो अगर अपने मकान, तो उनको भी ब्याज सब्सिडी के लिए सरकार ने इस तरह की व्यवस्था 10 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की व्यवस्था की है। और 100 बड़े शहरों में जलापूर्ति, सीवरेज उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो इनके जरिए जो सरकार का लक्ष्य है कि शहरों को विकास केंद्र के रूप में, रोजगार के केंद्र के रूप में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के केंद्र के रूप में और गुणवत्तापूर्ण जीवन के केंद्र के रूप में जो डेवलपमेंट करना है, उसी के ये सारे अवयव हैं जो बजट के रूप में दिखाई देते हैं। अगला प्राथमिकता है वो ऊर्जा सुरक्षा के रूप में है। तो देखिए, आर्थिक विकास को बनाए रखने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। बजट में इसके लिए घोषित प्रमुख पहल हैं, जैसे इस बजट में सौर, पवन और हरित हाइड्रोजन सहित नवीकरणीय ऊर्जा के परियोजनाओं के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चलाई गई है। जो लोग 300 यूनिट तक अपना बिजली आता है वो जो है अपने यहाँ पे सोलर पैनल लगवा सकते हैं अपने घरों पर, उसका कुछ सब्सिडी सरकार देगी। विद्युत भंडारण के लिए पंप भंडारण परियोजना, क्योंकि अभी तक जो नवीकरण ऊर्जा है उसमें समस्या ये है कि उसमें इंटरऑपरेबिलिटी आती है, लोड फैक्टर आता है। जैसे कि सोलर है, सोलर एनर्जी है, सोलर जो पावर प्लांट है वो दिन में अच्छा ऊर्जा देंगे, सुबह कम देंगे, शाम को कम देंगे, दोपहर में ज़्यादा देंगे और रात में बिल्कुल नहीं देंगे। अब ग्रिड से जुड़े होते हैं, अब ऐसे में समस्या आती है कि वो उनके साथ ऊर्जा का स्तर सही नहीं रहता। पवन वाले हवा तेज चली तो अच्छा तेज ऊर्जा देंगे, कम चली, जबकि बिजली की ज़रूरतें हमेशा रहती हैं, क्योंकि उसके कारण एक तो ग्रिड की जरूरत, ग्रिड का खतरा रहता है। ऐसे में अब सरकार ने कहा है कि भाई आप स्टोरेज कैपेसिटी, जिसमें पंपिंग स्टोरेज कैपेसिटी है, कि जब आपके पास एक्सेस एनर्जी हो तो आप उसे पानी के रूप में इकट्ठा कर दो, फिर बाद में जब नहीं हो तो उसी से जो है उसके स्थितिज ऊर्जा को, यानी आप ऊंचाई पर चढ़ाए रहोगे तो उसी को गतिज ऊर्जा यानी डायनमो लगा के या जो भी टरबाइन लगा के आप बिजली जनरेट करते रहिए। यानी आप जैसे घरों में इन्वर्टर होता है तो इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वो उसमें बैटरी में रासायनिक ऊर्जा के रूप में, यहाँ पे पंप स्टोरेज फैसिलिटी के रूप में क्या होगा कि आप पानी को स्थितिज ऊर्जा के रूप में ऊंचाई पर चढ़ा देंगे और उस स्थितिज ऊर्जा को फिर गतिज ऊर्जा में बदल के फिर विद्युत ऊर्जा के रूप में उसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसको लेकर एकदम एक नीति बनाने की बात हो गई है। 100 मेगावाट से ज़्यादा के जितने भी सोलर पैनल, सोलर नहीं बल्कि जितने भी नवीकरण ऊर्जा वाले होंगे उन सब के लिए इस पर सरकार बात कर रही है। मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों का अनुसंधान और विकास, क्योंकि भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों के क्षेत्र में वैश्विक लीडरशिप बनना चाहता है। भारत के अपने ऊर्जा संक्रमण के लिए ज़रूरत है, उसके पास कुछ अनुभव भी है और इसको वो अन्य देशों, खास तौर से ग्लोबल साउथ के देशों में वो अपने प्रौद्योगिकी कूटनीति के तहत भी आगे इसके सप्लाई चेन से जुड़ना चाहता है। इसी के साथ साथ उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के क्षेत्र में स्वदेशी इस तरह के जो बड़े कोयला वाले प्लांट हैं वो बेहतर हैं, उसके लिए भी काम करने की बात इसमें कही गई है। प्राथमिकता 7 बुनियादी ढांचा या इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, बजट में बुनियादी ढांचे के लेकर कुछ पहल की गई है, क्योंकि कहा भी जाता है बुनियाद, जैसे कहते हैं जितनी मजबूत बुनियाद होगी उतना मजबूत घर होगा। तो ये जो बुनियादी ढांचा होता है ये किसी भी अर्थव्यवस्था, किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। भले हमारे प्राथमिकता 7 में हो, लेकिन ये सरकार के, आप देखिए अगर एलोकेशन के रूप में देखेंगे तो सरकार की प्राथमिकता आपको समझ में आ जाएगी। जैसे देखिए, केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे में निवेश, केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 11,11,111 करोड़ है। सबका सब ये बुनियादी ढांचे में नहीं जाएगा, लेकिन इसमें से अधिकांश जो है बुनियादी ढांचे में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही जा रहा है और ये सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% है। राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि उनकी विशेष सहायता योजना के तहत 1.5 लाख करोड़ तक पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी 1,11,11,111 करोड़ ये हो गया, 1.5 लाख करोड़ राज्य सरकारों से, साथ ही में बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को भी आमंत्रित करने की बात है कि अब निजी क्षेत्र को भी सरकार कह रही है कि आइए और आप निवेश करिए। ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण भी शुरू करने की बात है। इसी के साथ साथ बुनियादी क्षेत्र में पर्यटन अवसंरचना पर भी बात दी गई है। इससे ज़्यादा डिटेल आपको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें
दृश्य इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतरिक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर, सब करके इसी एक आर्टिकल है जिसमें हम आगे देखेंगे। अगला है नवाचार, अनुसंधान और विकास। देखिए, अनुसंधान और विकास और नवाचार, ये सब आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का जो है वित्त पोषण पुल के साथ वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने का एक तंत्र स्थापित किया जा रहा है। देखिए, ज़्यादातर देशों में, अमेरिका में हो या चीन में हो, लोग रिसर्च करते हैं और जब रिसर्च के बाद सरकार उसको फंडिंग करती है। यहाँ पे ज़्यादातर रिसर्च जो है गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा भी होता है, तो निजी क्षेत्र रिसर्च, क्योंकि रिसर्च में पैसा लगता है। और वहाँ पे जैसे अमेरिका में क्या है कि वहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, जैसे ओपन एआई था, वो बहुत सारी टेक कंपनियों द्वारा पैसा दिया जा रहा था, अब वो आज उसको फ़ायदा दे रहा है। तो सरकार उस कमी को पूरा करने के लिए एक वित्त पोषण का पुल 1 लाख 1.5 लाख करोड़ का बनाएगी, जो इस तरह का रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। और साथ ही अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ रुपए का उद्यम पूंजी भी स्थापित किया गया है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके। प्राथमिकता 9, अगली पीढ़ी के सुधार। देखिए, केंद्र सरकार का मानना है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण को परिभाषित करने और सुधारों की अगली लहर को आगे बढ़ाने के लिए एक आर्थिक नीति ढांचा तैयार करेगी। और इसमें सुधारों में चूंकि राज्यों की भूमिका है, क्यों, भूमि तो राज्य के विषय है, रोजगार, अगर हम रोजगार की बात करते हैं या श्रम की बात करते हैं, उसमें भी राज्यों की भूमिका है, क्योंकि समवर्ती सूची का है। तो ऐसे में राज्यों को भी शामिल करना है सुधारों के लिए। तो देखिए, राज्यों को भी सुधारों के तेजी से क्रियान्वयन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बजट में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि संबंधी सुधारों के लिए राज्यों को 50% ब्याज मुक्त ऋण का एक हिस्सा आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया। सरकार देती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए कि जो 50 वर्ष तक उसको ब्याज मुक्त रहेगा, 50 वर्ष में लुटाना है, उसका एक हिस्सा इसके लिए भी कि भूमि संबंधी सुधार करिए। साथ ही में बजट में एफडीआई और विदेशी निवेश के लिए भी नियमों और विनियमों को सरल बनाने की बात की जा रही है, ताकि अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित हो सके, निवेश को प्राथमिकता दी जा सके, विदेशी लेन देन के लिए भारतीय रुपये के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। ये सारे पहलू हमारे प्राथमिकता 9 के अगली पीढ़ी के सुधार में रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जैसे हमने बताया ना कि ये तो पूरा 9 प्राथमिकताओं का है, इसके बाद विभिन्न सारे लेख हैं जो अलग अलग टॉपिक है। जैसे इसमें देखिए, राजकोषीय माध्यम से भारत में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना। तो अब इस लेख में जो भी लिखा गया है उसमें बुनियादी ढांचे के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो आइए बिना समय नुकसान करते हुए सब चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए, परिचय के रूप में देखा जाए तो भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए परिवर्तनकारी, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण का महत्व हमारे लिए है। क्योंकि हमें विकसित राष्ट्र बनना है तो हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो वैश्विक स्तर का हो, और इनमें भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय और डिजिटल बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर सब महत्वपूर्ण हैं। और अध्ययनों में पाया गया है कि निवेश के खर्च में 1% की वृद्धि की जाए तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1 से 1.5% तक वृद्धि 1 से 1.5 हो जाएगा। यानी अगर हमारा वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद जो है 1 है तो वो 1.5 हो जाएगा, यानी 50 इसमें वृद्धि आ जाएगी। अभी हमने 3.4% किया है, तो देखिए हमारा विकास दर 7% के आसपास चल रहा है। तो यही चीज़ें हैं कि इसको हम देखेंगे, क्योंकि ये रोजगार सृजन और सतत विकास दोनों से सीधे रूप से जुड़ा हुआ है। और यह भी पाया गया है कि परिवहन हो, चाहे ऊर्जा हो, चाहे शहरी बुनियादी ढांचे में निवेश हो, उनके अधिक गुणक प्रभावों के कारण व्यवस्थित तथा तेज गति से विकास को बढ़ावा मिलता है। इसलिए अन्य रणनीतिक क्षेत्रों के तहत इसमें भी बजट में एक रणनीतिक क्षेत्र के तहत इसमें धन आवंटित किया गया है। प्रमुख बुनियादी ढांचा पहल और आवंटन 2024-25 के बजट में क्या किया गया है। तो देखिए, बजट में अभी मैंने कहा था ना कि आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, एक जब आर्टिकल आएगा तो उसमें डिटेल में होगा, इसलिए कभी कभी रिपीटिशन लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। हम जितना भाई, अब ये भी चीज़ें हैं, अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है तो जो चीज़ें हैं विशेष वो तो रहेंगी, फिर इसमें डिटेल में भी हम जाएंगे। देखिए, बजट में पूंजीगत व्यय में 11,11,111 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष के बजट की तुलना से 16.9% की वृद्धि बताता है। यह राशि जीडीपी का 3.4% है,
जो पिछले कुछ दशकों में अब तक का सबसे अधिक है। और यह बता रहा है कि वर्तमान जरूरतों को पूरा करने और तेजी से विकसित भारत की भविष्य की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार की प्राथमिकता है, ये उसे दर्शाता है। पिछले 5 वर्षों के बुनियादी ढांचे पर निवेश के लिए आवंटन में लगातार प्रगति दिखाई दे रही है, ये चीजें दिखा है। भौतिक संपर्क अवसंरचना यानी जो फिजिकल कनेक्टिविटी की बात आती है, उसमें क्या है, रेल होगा, रोड होगा, रेल होगा, जल वाला होगा और वायु वाला होगा। यानी आप कह सकते हो कि जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। तो इसमें देखिए सड़क मार्ग के जरिए देखें, सड़क नेटवर्क के उन्नयन के परिवर्तनशील और कुशल बुनियादी ढांचे को जन्म दिया है। इस क्षेत्र में उल्लेखनीय रूप से सबसे अधिक निजी निवेश भी और एसेट मोनेटाइजेशन को भी आकर्षित किया है। देश भर में मजबूत सड़क नेटवर्क बनाने के लिए और सड़कों और राजमार्गों के निर्माण के लिए इस बजट में 2,78,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसके लिए किए गए हैं? सड़क मार्ग के लिए। रेलवे देखा जाए तो भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क समेटे हुए है। रेलवे क्षेत्र में काफ़ी अधिक निवेश किया जा रहा है क्योंकि यह लोकोमोटिव और वैगनों दोनों के लिए अधिकतम उत्पादन के साथ विभिन्न अवसरों को खोलता है। क्योंकि अब हमने वंदे भारत बनाया, अब हमारे वंदे भारत ट्रेन का बाहर के लिए भी मांग शुरू हो गई है, क्योंकि अन्य जो विकसित देशों की ट्रेनें हैं उनकी अपेक्षा ये सस्ती दर पे बनाई गई है। साथ में सरकारों के द्वारा रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में स्वच्छता प्रदान करने के लिए भी कई पहल की गई है। यातायात गलियारा बनाया जा रहा है, ऊर्जा गलियारा, खनिज तथा सीमेंट गलियारा, रेल सागर गलियारा जैसे क्षेत्रों पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, क्योंककि इसके जरिए जो है कार्बन उत्सर्जन को कम करने की कोशिश की जा रही है। और बजट 2024-25 में रेलवे विकास के लिए 2,65,000 करोड़ रुपए का शुद्ध पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया है। इसमें शुद्ध पूंजीगत यानी ये पूंजी के लिए ही व्यय किया जाएगा, ये आवंटित किया गया है रेलवे के लिए। जलमार्ग के लिए तो देखिए जलमार्ग में भी आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए है, और इसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना की बढ़ती संख्या ने पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय मास्टर प्लान और सागरमाला राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया है। क्योंकि ज़्यादातर जो हम बंदरगाहों का डेवलपमेंट कर रहे हैं वो पीपीपी मॉडल पे ही हम कर रहे हैं। वायु मार्ग देखिए तो विमानन के क्षेत्र में निवेश वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है। सरकार ने समूचे भारत में हवाई अड्डों के विकास, उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2025 तक की अवधि के लिए 26,000 करोड़ रुपए से अधिक पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया है। विमानों को पट्टे पर देने, शिक्षा, कृषि, आपदा प्रबंधन या सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में लाभ प्रदान करने वाले ड्रोन के उपयोग के लिए भी विशेष प्रावधान इसमें हम विमानन क्षेत्र या वायु मार्ग के लिए किए जा रहे हैं। अंतरिक्ष अवसंरचना या अंतरिक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखा जाए तो देखिए भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत सरकार एक ओर वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और दूसरी ओर कई सफल मिशनों के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और वैज्ञानिक कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए उत्सुक है। बजट 2024-25 में सरकार ने अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना तक विस्तारित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए के कैपिटल पूंजी या उद्यम पूंजी के कोष का प्रस्ताव किया है। डिजिटल अवसंरचना ये वो चीज़ें हैं जिसने कहीं ना कहीं भारत को कूटनीतिक स्तर पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दिया है, और भारत के जो है डिप्लोमेसी में खासतौर से ग्लोबल साउथ के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उभरा है। इसमें डिजिटल इंडिया, फिनटेक नेशन, स्टार्टअप इंडिया आदि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए खोला गया है। ठीक है, भारत सरकार ने बजट में देखा जाए इन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं, क्योंकि डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्षेत्रों के लिए 1,16,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए। भारत सरकार ने पीएम गति शक्ति, भुवन, भारत मैप, सिंगल विंडो सिस्टम, परिवेश पोर्टल, नेशनल डेटा एनालिटिक प्लेटफॉर्म, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली एप्लीकेशन, प्रगति, इंडिया इन्वेस्टमेंट गेट आदि जैसी कई कुशल बुनियादी ढांचा डिजिटल पब्लिक ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू की है। भारत में एआई और भारत के लिए एआई के लिए भी सरकार द्वारा जो है पहल शुरू की जा रही है। ऊर्जा अवसंरचना के रूप में देखें तो देखिए ऊर्जा के अधिक उपयोग और उसके परिणामों के प्रभाव को कम करने के लिए, परिणाम क्या होता है अधिक उपयोग से? उत्सर्जन बढ़ता है। उसके कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्य 2030 को पूरा करने के वास्ते ऊर्जा बुनियादी ढांचे के राशि आवंटित की जाती है। चूंकि इस क्षेत्र में निवेश करने से आर्थिक विकास,
लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार, सतत विकास को बढ़ावा देने के विभिन्न अवसर खुलते हैं। इसके बुनियादी ढांचा विकास, इस पर निर्भर विभिन्न क्षेत्रों के साथ सहसंबंध और उनका विकास भी शामिल है। यानी ऊर्जा क्षेत्र जब होगा तो उसके साथ साथ और जो इस पर निर्भर क्षेत्र हैं उनका भी विकास होता है। इस क्षेत्र में 2024 से 2030 के बीच भारत 30,50,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने की सरकार की उम्मीद है। इसमें देश के पारंपरिक स्रोतों से गैर जीवाश्म ईंधन के उपयोग की ओर बढ़ने की आकांक्षा है। यानी जो ऊर्जा ट्रांजिशन होगा 2030 तक, उसके लिए सरकार को उम्मीद है कि अगले 6 साल में 30.5 लाख करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। बजट के जरिए नहीं है, लेकिन सरकार को इसमें उम्मीद है। इसके अतिरिक्त अन्य बुनियादी ढांचा पहल भी है। जैसे देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए लगभग 2,66,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जो पिछले वर्ष के बजट से 12% अधिक है। यानी पिछले साल जितनी आवंटित की गई थी उससे बढ़ाकर 12% बढ़ा के 2,66,000 करोड़ रुपए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए किए गए हैं और अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता राशि भी इसमें शामिल की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अब ये रिपीट हो रहा है, तो उसमें जो 25,000 नए गाँव के लिए चरण 4 चलाया जा रहा है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, इसके लिए 11,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पूर्वोदय योजना, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए, ये सरकार के देश के पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना शुरू की है, जिसमें बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। इसमें मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढांचे, आर्थिक अवसरों को खोलना शामिल होगा ताकि इस क्षेत्र की विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का वाहक बनाया जा सके। यानी जो भारत की विकास यात्रा देखेंगे तो थोड़ा सा क्षेत्रीय असमानता है, जिसमें पश्चिम के राज्य, दक्षिण के राज्य बड़ा अच्छा कर रहे हैं। आप कह सकते हो कि उत्तर में भी बिहार और दिल्ली और हरियाणा और पंजाब की तो नहीं, लेकिन दिल्ली और हरियाणा अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अभी पूर्वी राज्य उस स्थिति में नहीं आए हैं। उसमें चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो या आंध्र प्रदेश हो, उसके लिए इस बजट में सरकार ने पूर्वोदय नामक अपना योजना शुरू किया है। ठीक है, आगे की राह और 2047 तक का भविष्य का रास्ता। 2047 क्यों? क्योंकि तब हम 100 साल आज़ाद हुए हो जाएगा और तब तक भारत सरकार ने अपने को एक विकसित देश होने का लक्ष्य रखा है। तो देखिए, बुनियादी ढांचे पर जो खर्च है में ये वृद्धि है, इसके परिणाम स्वरूप भारत की विकास यात्रा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में नया मोड़ लेगी और विकसित भारत 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मदद करेगी, जो पूर्ण रूप से समग्र और सतत विकास का वादा करती है। ठीक है, बुनियादी ढांचे पर खर्च और सकल घरेलू उत्पाद के बीच सकारात्मक सहसंबंध है। इसलिए देखिए, वित्त वर्ष 2024-25 में बजट में राजकोषीय समेकन उद्देश्यों और लक्ष्यों को समझौता किए बिना भी बुनियादी ढांचे के प्रावधान में वृद्धि किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च होता है उसका सीधा लाभ घरेलू जीडीपी के वृद्धि दर पर पड़ता है और यह तथ्य स्वाभाविक रूप से है कि बुनियादी ढांचा जब तेजी से विकसित होगा तो उसका कुछ पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेगा और राष्ट्र के सामने चुनौतियां भी आएंगी। जब ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बनेगा, बाधावन प्रोजेक्ट बनेगा या कोई और सड़क बनेगा, बिजली लाइन जाएगी, रेलवे लाइन जाएगी, तो उसका विरोध होगा। उसके लिए सरकार को जनमानस के हित में, धरती के संरक्षण में ध्यान में रखते हुए हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं बनानी होगी और नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि संवर्धित बुनियादी ढांचा बजट के परिणाम स्वरूप सामाजिक आर्थिक विकास के लाभ जो मिले वो निचले तबकों को भी या समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक ही मिले। और ये कैसे होगा? सार्वजनिक नीतिगत पहल और सुशासन से ही ये सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही। इसमें हमने मेनली बजट की 9 प्राथमिकताएं और बजट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो बल दिया गया है उसको हमने देखा। बाकी आगे का जो है हम पार्ट 2 में और पार्ट 3 में देखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, इस पार्ट के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।